Welcome to Ignowala. This assignment is developed by Ignowala in association with Neeraj Publication, publishing the largest range chapter-wise reference book, including many solved sample question paper for various IGNOU courses. Now let's start studying assignment for subject code BPSC, तुलनात्मक शासन और राजनीति। इस श्रृंखला में पहला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन हेतु प्रमुख प्रवृत्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तुलना का कार्य केवल राजनीति विज्ञान में नहीं परंतु हर जगह है, जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। तो राजनीति में तुलना का महत्व ये है कि राजनीतिक में तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य कि विभिन्न देशों की सरकारों और राजनीति में व्याप्त समानताओं और असमानताओं का वर्णन करना है। जैसे तुलनाएं क्या कर तुलनात्मक राजनीति के उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए श्रीलंका है, भारतीय श्रीलंका का राजनीतिक अध्ययन कर रहा है, अथवा एक अमेरिकी ब्राजील की राजनीति की विश्लेषण कर रहा है, वह सूचनावादी ही कहा जाएगा, क्योंकि उसके अध्ययन का उद्देश्य होता है राष्ट्रों के बारे में मात्र सूचना एकत्र करना, जिसके अंतर्गत तुलनात्मक प्रवृत्ति बहुत कम अथवा बहुत अधिक होती है। अब आते हैं तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। ये क्या होती है? तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार की दो अलग अलग धारणाएं हैं, जिसमें से सबसे पहले रोनाल्ड चिलकाट का दावा है कि संकलात्मक उलझन के कारण बहुधा यह मानना पड़ा है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकारों के अध्ययन से है, और दूसरी यह समाजवादी देश की सम्मिलित थे। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति को नया एवं विस्तृत आयाम मिला है तथा तृतीय विश्व के देशों की उत्पत्ति हुई, जिसमें मुख्य रूप से नव स्वतंत्र देश थे जिन्हें तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में स्थान। इस श्रृंखला में अगला प्रश्न है, कुशल और सशक्त नागरिक समाज का अस्तित्व स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पूर्व निर्धारित शर्त और निर्माणकारी दोनों है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए क्या है, स्वस्थ लोकतंत्र को बढ़ाए रखने के लिए नागरिक समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे इसके लिए क्या है, जैसे नागरिक भागीदारी के लिए मंच। अब मंच क्या है? चुनाव का मंच। जैसे चुनाव के लिए आपको वोट देने का मौका मिलता है, अपने हितों के बारे में बताने का मौका मिलता है। इससे ये नागरिक भागीदारी के लिए लोकतंत्र में भूमिका निभाता है। इसके बाद दूसरा, राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देना। राजनीतिक संस्कृति नागरिक समाज संगठन को लोकप्रिय मानदंडों जैसे सहिष्णुता, सहयोग और समझौता का बढ़ावा देते हैं। इस श्रृंखला में आगे आता है सरकारी शक्ति पर नियंत्रण। सरकारी शक्ति पर नियंत्रण कैसे होता है? जैसे यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति केंद्रित या दुरुपयोग ना हो, जैसे गैर सरकारी संगठन, वकालत समूह, स्वतंत्र मीडिया भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है टीवी पर न्यूज़ चलती है तो कैसे उसका प्रचार होता है अगर कोई भ्रष्टाचार करता है। फिर तीसरा क्या आता है, लोकतंत्र के निर्माण में जनता की राय जुटाना। तो इसमें क्या आता है, इस तरह नागरिक समाज की नीतिगत एजेंडे का आकार देता है और लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत करता है। इस श्रृंखला में आगे आता है राजनीतिक समीकरण को सुगम बनाता है। जैसे नागरिक जिम्मेदारियों और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में सीखते हैं, संवाद, शिक्षा, भागीदारी के लिए स्थान बनाते हैं। तीसरा आता है जवाबदेही और को प्रोत्साहित करता है। चौथा आता है अधिकारों और समानता की वकालत। जैसे महिलाओं, श्रमिक, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत करके नागरिक समाज लोकतंत्र के दायरे को व्यापक बनाता है और इसे अधिक समावेशी बनाता है। अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मध्यम श्रेणी के उत्तर को लगभग 500 शब्दों में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। प्रश्न 1 है, सैन्य शासन की अनिवार्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सैनिक शासन के अंतर्गत सेना के उच्च अधिकारी अधिकांश या फिर पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय लेते हैं। जैसे सैनिक शासन के
अधिनायकवादी सरकारों में भिन्न माना जाता है। यह भिन्नता उत्पत्ति, वैधता, समाज में शासन की पहुंच और बातों को लेकर होती है। तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के असैनिक शासकों की वैधता को स्रोत वहां के स्वतंत्रता संघर्ष, उनका नेतृत्व, वहां के राजनीतिक दल का नेतृत्व आदि होता है। सैनिक शासन और सर्वाधिकारवादी शासन में कुछ अंतर दिए गए। जैसे सर्वाधिकारवादी शासन का आधार उनकी विचारधारा होती है, जिसको लोकतंत्र से बेहतर मानते हैं। सैनिक शासन के कुछ सैनिक अधिकारी सत्ता पर जबरदस्ती अधिकार स्थापित कर लेते हैं। असैनिक तानाशाह अर्थात सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल के द्वारा बल और हिंसा द्वारा सत्ता होती है। तीसरा, सैनिक शासन सीमित बहुलवाद का समर्थन करता है तथा उसके उत्तरदायी शासन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। अब सैनिक शासन के प्रकार। प्रथम है, इसमें सेना के कुछ अधिकारी क्रांति और हिंसा को सहारा लेकर सत्ता प्राप्त करते हैं। द्वितीय, या एक आध्यात्मक शासन व्यवस्था होती है जिसमें सेना की भूमिका गौण होती है, वह एक समर्थन की भांति कार्य करता है। मंत्रिमंडल असैनिक मंत्रियों को बना देता है। सैनिक शासन का वर्गीकरण सेना के किस प्रकार शक्ति का प्रयोग करती है। एक अन्य उदाहरण के अनुसार कांगो की सेना में भूमिका राष्ट्रपति के सहायक के रूप में होती है, जबकि आधिकारिक पार्टी की भूमिका की नाम मात्र होती है। अब शासन की रणनीतियां क्या क्या होती है। सैनिक शासन की कितनी भी भिन्नता हो, परंतु कुछ बातों को लेकर उसमें समानता अवश्य होती है। सर्वप्रथम उनकी रणनीति होती है ताकि विद्रोह की पूर्ण सूचना मिल जाए, जिससे हिंसा और गुप्तचरों के शासकों को नकारात्मक रणनीति का हिस्सा कर दिया जाता है। विभिन्न मतभेदों के बावजूद सैन्य शासन के लिए साधारण रूप से प्रयोग की जाने वाली शासन की रणनीतियां सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। इस श्रृंखला में दूसरा प्रश्न है, शासन के संसदीय प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संसदीय सरकार में देशों के मुखिया नाम मात्र का होता है। दूसरा, संसदीय सरकार में नाम मात्र और वास्तविक दो तरह की कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, जबकि राष्ट्रपति या शासन अध्यक्ष नाम मात्र का होता है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधायिका ने आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं और वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के रूप उत्तरदायी होते हैं। चौथा, संसदीय सरकार में कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। पांचवा, संसदीय शासन में राज्य की मुखिया सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। छठा, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री ही सरकार का धुरी होता है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। मंत्रिमंडल में सजातीयता का गुण पाया जाता है। संसदीय सरकार में सभी मंत्री एक ही दल के बनते हैं। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था होती है। संसदीय सरकार का कार्यालय अनिश्चित होता है, कार्यकाल अनिश्चित होता है। संसदीय सरकार के प्रधानमंत्री संसद को सर्वाधिक मुखिया के साथ विचार विमर्श करके विश्वास मत रखते हुए भंग करवाने का अधिकार रखता है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल की कार्यवाही गोपनीय होती है। संसदीय शासन प्रणाली के प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष मंत्री होता है। संसदीय सरकार में संसद सर्वोच्च होती है। संसदीय सरकार में विपक्ष दल को सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है इस श्रृंखला में, बहुलता और बहुमत आधारित चुनाव प्रणालियों की शक्तियों और कमजोरियों का परीक्षण कीजिए। तो इसमें क्या है, इसकी कार्यविधि अत्यंत सरल होती है, जिससे हर व्यक्ति सरलता पूर्वक समझ और कार्यान्वित कर सकता है। यह पद्धति के अंतर्गत उम्मीदवार की पहचान और मतदान प्रतिनिधि संबंध अधिक सुदृढ़ होता है। यह व्यवस्था प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में नागरिकों के प्रतिनिधित्व करती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विधान पालिका में एक दलीय बहुमत सरकार बनती है। यह व्यवस्था लघु उग्रवादी दलों को वैधता तथा प्रतिनिधित्व पर रोक लगाती है। बहुमत आधारित निर्वाचन प्रणाली की नई आधारों और आलोचना की जाती है। यह व्यवस्था बड़े दलों के प्रति पक्षपात पूर्ण होती है, क्योंकि मतदाता छोटे दलों के प्रति उदासीन रहते हैं। चुनाव परिणामों में दलों द्वारा प्राप्त मतों और संसद प्राप्त सीटों के अनुपात बहुमत अंतर दिखाई देता है। इस व्यवस्था के अंतर मत बेकार हो जाते हैं।
अनुपातिक रूप से अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार ही विजेता घोषित होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट व्यवस्था निश्चित नहीं होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुमत प्राप्त करता है। इस व्यवस्था के उम्मीदवारों द्वारा जीते गए मतों की संख्या नहीं अपितु सीटों की संख्या की गिनती की जाती है। बहुलवाद आधारित निर्वाचन व्यवस्था सरकार की वैधता दुर्बल बना देती है, जिसमें कभी कभी 35% भी मत प्राप्त नहीं होते। बहुलवाद व्यवस्था सामाजिक मतदान को प्रोत्साहन देती है। उससे अधिक मत प्राप्त नहीं हुए, परंतु कांग्रेस पार्टी चुनावों में कई बार मतों से अनुपात में कई अधिक सीटों में मिली है। उदाहरण के लिए 1984 में चुनावों में कांग्रेस को मात्र 49% मिले, जबकि 547 में से 402 सीटों पर जीत मिली। अब आते हैं लघु श्रेणी के प्रश्न, जिनका उत्तर 100 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न आता है, किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्य की संप्रभुता को प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर है, आधुनिक समय एक ही बड़ी संख्या के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वृद्धि और विकास का साक्षी है, जो राज्य संप्रभुता को सीमित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व स्तरीय निर्माण कर रहे हैं और राज्य उनका अनुपालन करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यूएन चार्टर का आमुख मौलिक मानवीय अधिकारों और पुरुष तथा राष्ट्र चाहे छोटा हो या बड़ा के समान आधिकारिक विशेष की पुष्टि संकल्प का दावा करता है। मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणाओं में वही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामूहिक अधिकार जैसे अल्पसंख्यकों, राष्ट्रीय लोगों के लिए अधिकार, विकास का अधिकार। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संगठन आते हैं, जैसे ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO तथा UPU। अब आते हैं कई ऐसे संगठन जो विवादग्रस्त हैं, जैसे IMF के कार्य में इसमें भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्र के संप्रभु अधिकार कब्जा किए हुए। विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी विधायी निकाय है और वस्तुओं के रूप में कार्य करता है। यूरोपियन संघ राज्यों की संप्रभुता के लिए अधिक भयानक है, क्योंकि यूरोपियन संघ कानून बना सकता है जो सदस्य राज्यों पर अधिरोपित करता है। यह एक अथवा अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ यूरोपीय संघ की तरफ अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को समन्वय भी करता है। राज्य के भीतर लोक शक्ति का प्रतीक अखंड है, असीमित और शाश्वत स्वरूप को निष्क्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में दबाव समूहों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। दबाव समूहों की भूमिका। दबाव समूह एक सामाजिक एकीकरण का वाहन है। इसके द्वारा व्यक्तियों की सामूहिक हितों की अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। दबाव समूह समरूप एवं समतल दोनों प्रकार के एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। दबाव समूह अपनी पसंद के व्यक्ति विधानमंडल में चुने जाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय के बाद करते हैं और चुनाव घोषणा पत्र तैयार करते हैं। दबाव समूह अपने पसंद के व्यक्ति को ऊंची कार्यपालिका के पद पर, जैसे कैबिनेट में उच्च विभाग का आवंटन एवं गठबंधन सरकार के चलते प्रधानमंत्री पद पर चुने जाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ भारत का दबाव समूह प्रशासन के प्रत्यक्ष रूप को प्रभावित करते हैं और दूसरी तरफ हितों को हमेशा संयुक्त चैनल में नहीं बताया जाता तथा न ही दबाव हमेशा समूह बनाता है। दबाव का रूप ले पाता है। हितों को ढांचे में अत्यधिक अंतर होने के बावजूद भी व्यक्तिगत व्यापारिक घराने व्यक्तिगत आस्था पर नियमित संबंध बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रति नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। इसमें क्या आता है कि पूंजीवादी विचारधारा और संस्कृति के प्रभुत्व को क्षीण करने के लिए नव मार्क्सवादी विरोधी को बढ़ावा देते हैं। इसमें परंपरागत मार्क्सवाद से जुड़े ऐतिहासिक भौतिकवाद से हटकर चेतना को मार्क्सवादी सामूहिक विश्लेषण में मुख्य घटक मानते हैं। राज्य के पोलाजंस के सिद्धांत के प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने मार्क्सवाद के बारे में सरल समझ के रूप में देखा। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मार्क्सवादियों को मानना था कि राज्य विशेष वर्ग के हाथों में केवल एक साधन। एकाधिकारवादी शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके अंतर्गत आता
अधिनायकवादी संवैधानिक मर्यादाओं की अवहेलना करते हुए निर्बाध रूप से शक्ति का प्रयोग करते हैं। बल प्रयोग हिंसात्मक उपायों के शासन का संचालन होता है। अधिनायकवादी देशों की विदेश नीति के बल प्रयोग आधिकारिक होती है। इस शासन व्यवस्था में सीमित बाहुल्यवाद को देखा जा सकता है। इस शासन व्यवस्था कानूनी दृष्टि से जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। इस असाइनमेंट और ऐसे इग्नू सॉल्व असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com। तो आप नीरज पब्लिकेशन के इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक को विद सॉल्व सैंपल पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% का डिस्काउंट। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट करें www.neerajbooks.com टुडे।